बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हेमरेजिक डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर के अंदर आपने दो टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़ने होते हैं। एक होते हैं हेमरेजिक डिसऑर्डर, एक होती है थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिसऑर्डर। हेमरेजिक डिसऑर्डर के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर यहाँ पर अनवांटेड ब्लड क्लॉट बनेगा जिसको बोलते हैं थ्रोम्बस। और ये थ्रोम्बस फिर आगे ये डिसलॉज हो गया, किसी और जगह के ऊपर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो उसको इम्बोलस बोलते हैं, इम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हमने पढ़ना है हेमरेजिक डिसऑर्डर, फिर इसके बाद थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर पढ़ने हैं। अब हेमरेजिक डिसऑर्डर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? हेमरेजिक डिसऑर्डर को तो तमाम वो डिसऑर्डर जिनके साथ आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और उस एबनॉर्मल ब्लीडिंग का कॉज तीन चीज़ें हो सकती है। या तो आपको वेसल के वाल में एंडोथेलियम में मसला हो सकता है, या प्लेटलेट या कोआगुलेशन फैक्टर। अब इनमें प्राइमरी मसला या सेकेंडरी मसला भी हो सकता है। प्राइमरी डिफेक्ट इन शॉर्ट के इनके वेसल वाल का इनका प्राइमरीली अपना मसला होगा। सेकेंडरी का मतलब किसी और डिजीज़ ने इनको डैमेज करना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से वेसल वाल डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हेमरेजिक डिसऑर्डर, एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ, और उसका कॉज वेसल वाल, प्लेटलेट और प्लेटलेट एंडोथेलियम वेसल वाल हो गया, और कोआगुलेशन फैक्टर होते हैं। अब जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? कहते हैं कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी वेसल अगर रप्चर हो जाती है तो मैसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जिस तरह अयोर्टा और हार्ट होती है। अयोर्टा और हार्ट होती है, और इतनी ज़्यादा रप्चर हो जाती है कि आपको हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म चलाने का मौका ही नहीं मिलता, और वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते होते। तो ऐसे डिजीज़ जो इसका कॉज क्या होता है मैसिव ब्लीडिंग का, तो ऐसे डिजीज़ जो मैसिव हेमरेज करवाती है तो उसमें आया होगा आयोर्टिक डाइसेक्शन है कि आयोर्टिक एनोरिज्म फट गया है। ठीक है। दूसरा आयोर्टिक एब्डोमिनल एनोरिज्म है। दूसरी तरफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन है कॉम्प्लिकेटेड बाय रप्चर ऑफ अयोर्टा एंड हार्ट। ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर सिस्टोलिक स्ट्रेच आता है, वो हम बाद में जाके देखेंगे, बाद में मतलब फोर्थ ईयर में जाके जब हम हार्ट वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैसिव ब्लीडिंग के कॉजेस क्या किया है, अगर आप यहाँ से नोट करो तो पहला कॉज लिखा हुआ होगा एओर्टिक डाइसेक्शन, एब्डोमिनल एनोरिज्म, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या होते हैं, माइनर डिफेक्ट इन क्लॉटिंग होते हैं। ठीक है, जो किसी स्ट्रेस में आपको देखने को मिलते हैं, जिस तरह सर्जरी में देखने को मिलते हैं, चाइल्ड बर्थ में, डेंटल प्रोसीजर में, मेंस्ट्रुएशन में। ओके। तो इन कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ऊपर देखा था कि माइल्ड नहीं, मैसिव ब्लीडिंग का कॉज क्या था? एओर्टिक डाइसेक्शन था, एओर्टिक एब्डोमिनल एनोरिज्म था। लेकिन जो माइल्ड ब्लीडिंग है उसका क्या क्या कॉज हो सकती है? ये कॉज हो सकता है कि वॉन विलिबरेंट फैक्टर की इनहेरेंट डेफिशिएंसी है, एस्पिरिन ज़्यादा ले ली है, यूरीमिया है। अब यूरीमिया किस तरह से काम करती है? यूरीमिया क्या करती है? प्लेटलेट के फंक्शन को अल्टर कर देती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता चला। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में एक तो हमने पढ़ लिया मैसिव ब्लीडिंग, फिर हमने पढ़ लिया माइल्ड ब्लीडिंग, और नंबर 3 आता है इंटरमीडिएट ब्लीडिंग। इंटरमीडिएट ब्लीडिंग के अंदर आपको कोआगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और उसका क्लासिकल एग्जांपल है हीमोफीलिया। दोबारा बता देता हूँ, हेमरेजिक डिसऑर्डर माइल्ड ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकती है, इंटरमीडिएट और मैसिव। मैसिव के अंदर अयोर्टिक डाइसेक्शन याद रखनी है, और एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म। दूसरी तरफ आपने याद रखना है माइल्ड ब्लीडिंग के अंदर चाइल्ड बर्थ हो सकता है, सर्जरी, डेंटल प्रोसीजर, मेंस्ट्रुएशन में ट्रॉमास का कॉज हो सकता है, वॉन विलिबरेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी, एस्पिरिन ज़्यादा ले लिया है, यूरीमिया हो गया है। जबकि इंटरमीडिएट ब्लीडिंग का कॉज क्या होता है? हीमोफीलिया, डेफिशिएंसी ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8, बी में फैक्टर 9 और सी में फैक्टर 11 इनकी डेफिशिएंसी होती है। ओके। अब हम क्या देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देख लेते हैं किसके? एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ। कि आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको वेसल वाल में डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, या प्लेटलेट में, या कोआगुलेशन फैक्टर में। तो वन बाय वन देख लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं प्लेटलेट की डिफेक्ट में, या वॉन विलिबरेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी में, जिसको बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिजीज़। अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिफेक्टिव हो गए तो आपको छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये ब्लीड्स तीन चीज़ें बना सकती है। अगर वो माइन्यूट छोटे छोटे 1 से लेकर 2 मिलीमीटर हैमरेज है, 1 से लेकर 2 मिलीमीटर, तो उसको बोलेंगे पैटिची है। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे पुरपुरा। क्या बोलेंगे इसको? पुरपुरा। और इससे भी ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम इसको काइमोसिस वगैरह ब्रूजेस की तरफ जाते होते हैं। ठीक है। तो पुरपुरा क्या होते हैं? 3 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, क्या है कि जो हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कैपिलरीज होती हैं उसके रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं छोटे मोटे ट्रॉमा के बाद भी। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, छोटी मोटी वेसल के अंदर कोआगुलेशन फैक्टर काम नहीं करते, बल्कि प्लेटलेट ज़्यादा काम करते होते हैं। नॉर्मली प्लेटलेट उनको सील कर देते हैं।
ठीक हो गया। लेकिन अगर प्लेटलेट की डेफिशिएंसी होगी, प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिफेक्टिव हो गया, तो म्यूकोसल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। वो म्यूकोसल ब्लीडिंग स्किन के ऊपर तो आपको स्किन के ऊपर तो आपने क्या देख लिया था, ब्रूज देख लिया था पूरा, और क्या देख लिया था, पेटिचिया देख लिया था। म्यूकोसल ब्लीडिंग क्या क्या फॉर्म ले सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टैक्सिस जीआईटी की ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, ठीक हो गया, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। और प्राइमरी हीमोस्टेसिस का डिफेक्टिव होना, इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज क्या वन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और इसकी वजह से इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है जो ज़्यादा फेटल है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफेक्ट ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, कोआगुलेशन फैक्टर में क्या डिफेक्ट आ जाना, तो उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। वहाँ पे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन था, तो यहाँ पर ब्लीडिंग होगी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, मसल्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर होती है। जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं हीमार्थ्रोसिस, छोटे मोटे ट्रॉमा के बाद, स्पेसिफिकली हीमोफीलिया में देखने को मिलता है, ठीक हो गया। ओके इसके साथ यहाँ पे इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता होता है। अब लास्ट है वेसल का डिफेक्ट है। जो वेसल का डिफेक्ट है, वेसल के डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे ब्रूज आता है, यहाँ पे क्या आता है, ब्रूज, जबकि पूरा पेटिचिया प्राइमरी हीमोस्टेसिस की वजह से आती है। जबकि वेसल वाल में डिफेक्ट आ गया तब उसको बोलते हैं हम एकाइमोसिस या ब्रूजिस बोलते हैं, सो कंटियन भी बोलते होते हैं। तो इनकी जो हेमरेज है, इनकी क्या है 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर, इनके आपको डायमेंशन 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर, जबकि वहाँ पे 3 मिलीमीटर और 1 से लेकर 2 मिलीमीटर पेटिचिया और पुरपुरा के लिए थे, ठीक हो गया। अब चाहे पुरपुरा हो चाहे काइमोसिस हो, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेजिटेड ब्लड होता है, जो ब्लड हमारा वेसल से निकलने के बाद टिश्यू में हो गया, इतना ज़्यादा हो सकता है कि वहाँ पर आपको पाल्पेबल मैस ऑफ ब्लड देखने को मिल सकता है टिश्यू के अंदर, उसको बोलते हैं हीमाटोमा। क्या बोल सकते हैं, हीमाटोमा। अब इनके कॉज क्या होते हैं, पुरपुरा और इसकी इसकी पुरपुरा के बाद ये एकाइमोसिस की, तो वेसल वाल का डिसऑर्डर वेस्कुलाइटिस हो सकता है, ठीक है, या ब्लड वेसल की फ्रेजिलिटी हो सकती है, स्कर्वी के अंदर अमाइलॉइडोसिस के अंदर हो सकती होती है। अब इसके इफेक्ट्स को देख लेते हैं। कहते हैं कि अगर 20% तक ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो हमारी बॉडी इसको कंपनसेट कर देती है। यहाँ पर आपको रिवर्सिबल शॉक देखने को मिलता है, रिवर्सिबल हाइपोवोलेमिक शॉक। लेकिन इसके बाद अगर ज़्यादा लॉस हो जाए तो आपको इरिवर्सिबल ठीक हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया। तो 20% का आपने मार्जिन याद रखना है, ठीक हो गया। कहते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है सबकुटेनियस टिश्यू में होती है, ठीक है, वो अगर ब्रेन में अगर पहुंच जाए तो वो डेथ भी करवा सकती है, क्योंकि क्या स्कल अनगिल्डिंग है। तो अगर इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो जाता है तो फिर वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि वो ब्रेन के ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर हर्निएशन हो सकती है, या फिर इंट्राक्रेनियल मैस है वो ब्रेन को हर्निएट करवा देता है, स्पेसिफिकली ब्रेन स्टेम की हर्निएशन को करवा सकता होता है। इसी के साथ साथ क्रोनिक एक्सटर्नल ब्लड लॉस, जिस तरह पेप्टिक अल्सर में ब्लड का लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा कर लूँ, सॉरी, आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा, हाँ। तो आपको प्राइमरी या सॉरी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देखने को मिल सकता है पेप्टिक अल्सर या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की तरफ, ठीक हो गया। बाकी आगे बता रहा है कि जब आरबीसी क्या होती है, रिटेन हो जाती है, हम क्या जैसे अगर हेमरेज होता है बॉडी कैविटी में टिश्यू में, तो फिर वहाँ पे मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आयरन रिकवर हो जाता है, ठीक हो गया, आयरन रिकवर हो जाता है। जिस तरह अगर हेमरेज अगर बॉडी कैविटी में या टिश्यू में हो तो तब तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बाहर की तरफ हेमरेज हो, एक्सटर्नल ब्लड लॉस हो, तब आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पेप्टिक अल्सर की वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इंटरनल आरबीसी रिटेन हो रहे हैं, ब्लड इंटरनली टिश्यू के अंदर रिटेन हो रहा है बॉडी कैविटी में, तब आप आयरन रिकवर हो सकता है और इसको रिसाइकिल कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट हेमरेजिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम विल्शू ट्राइएट को देखेंगे और दूसरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने हेमरेजिक डिसऑर्डर कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।